सब्सक्राइब कीजिए स्कॉलर एलीट चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री के पार्ट 18 पार्ट 70 तक अपलोडेड है, तो आप उन सभी वीडियोस को देख लीजिए। और यहाँ पर बात करें तो आज जो हम बात करने वाले हैं अकार्बनिक रसायनों की बात करेंगे, और जिसके अंतर्गत हम तत्वों का वर्गीकरण और आवर्त सारणी के बारे में भी हम पढ़ेंगे। क्या? आवर्त। ठीक है, तो आवर्त सारणी के बारे में हम पढ़ेंगे। और जो क्योंकि अभी रेलवे का जैसे कि एग्जाम आपको पता चल रहा है और उसमें आवर्त सारणी से कई क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो वो भी आपके यहाँ पे कवर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो तत्वों का वर्गीकरण, तो आवर्ती वर्गीकरण की बात करें यानी कि पीरियोडिक क्लासिफिकेशन की बात करें, तो किसी मौलिक गुण को आधार बनाकर जो है पदार्थों की ऐसी व्यवस्था जिसमें निश्चित अंतराल के बाद समान गुण वाले पदार्थ पुनः उपस्थित हो, उन्हें आवर्ती व्यवस्था कहते हैं, यानी कि आवर्तों का वर्गीकरण कहते हैं या वर्गीकरण कहलाती है। और आवर्तों के वर्गीकरण का मुख्य उद्देश्य सामान्य गुणों वाले तत्वों को एक वर्ग में रखकर रसायन शास्त्र के अध्ययन को सरल बनाना और स्पष्ट क्रमबद्ध बनाना होता है। यानी कि मेनली कहने की बात वही है, वही जो पीरियोडिक टेबल है, तो उसमें जैसे एक यहाँ पे इस टाइप से जो पीरियोडिक टेबल आपने देखी होगी, तो मान लो क्षैतिज में बढ़ रहे हो तो उनके गुण कुछ एक तरीके के होने चाहिए, नीचे बढ़ रहे हो तो कुछ मतलब एक तरीके का उनका जो है होना चाहिए। जैसे कि मेंडलीफ ने बनाई थी तो उसने परमाणु द्रव्यमान पे बनाया था, फिर आधुनिक आवर्त सारणी मोसले ने बनाई तो उसने परमाणु संख्या पे बनाया, एटॉमिक नंबर पे बनाया। तो ये सब चीजें जो है यहाँ पर डिस्कस करनी है हमको। अब तत्वों का वर्गीकरण का थोड़ा सा हिस्ट्री जान लेते हैं, उसकी इतिहास जान लेते हैं कि इतिहास में क्या बोला गया है। तो 19वीं सदी में तत्वों के वर्गीकरण के कई प्रयास किए गए, जिसमें प्राउट की परिकल्पना जो है डोवरेनर का त्रिक सिद्धांत, ये इंपॉर्टेंट है कि भैया त्रिक सिद्धांत किसका है, तो त्रिक सिद्धांत जो है वो है डोवरेनर का। तो ठीक है, डोवरेनर का त्रिक सिद्धांत और डूमा की सम्मूलन श्रेणी, न्यूलैंड्स का अष्टक नियम, ये भी इंपॉर्टेंट है। न्यूलैंड्स का अष्टक नियम, सीधे सीधे क्वेश्चन पूछेगा कि भैया अष्टक नियम किसका होता है, तो न्यूलैंड का यहाँ पर होता है अष्टक नियम। फिर है लोथर मेयर का परमाणु आयतन तथा परमाणु भार वक्र। तो यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, अब पेपर टफ हो रहा है तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने की संभावनाएं हैं कि लोथर मेयर का परमाणु आयतन और परमाणु भार जो है वो वक्र किसने बनाया था, तो लोथर मेयर होगा। मेंडलीफ की आवर्त सारणी जो है उसके नियम है। फिर तत्वों के वर्गीकरण के इन प्रारंभिक प्रयासों में परमाणु भार यानी कि एटॉमिक वेट की बात की जा रही को वर्गीकरण का आधार बनाया था। यानी कि जो मेंडलीफ थे इन्होंने जो अपनी पीरियोडिक टेबल बनाई थी और दी थी हम लोगों को, तो वो था एटॉमिक वेट पे यानी कि भार पे। उसमें बहुत सारी कमियां थी, आगे हम उसको डिस्कस करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पर क्या होने वाला है। तो यहाँ पर जो आपको मिलने वाला है वो ये है कि लेकिन अब उसके बाद मेंडलीफ के बाद क्या है कि डोवरेनर आया। तो डोवरेनर का एक त्रिक सिद्धांत कुछ ही तत्वों तक सीमित रहने के कारण विश्वव्यापी सामान्यता जो मान्यता प्राप्त नहीं कर पाया, यानी कि कुछ चीजों के साथ उनकी जो है जो उन्होंने रूल्स बताए थे वो फॉलो नहीं हो रहे थे। अतः इसके पश्चात क्या हुआ कि तत्वों के वर्गीकरण की यह पद्धति त्याग दी गई। अब डूमा के विचार को भी व्यापक मान्यता नहीं मिल सकी, अंततः इसे भी त्याग दिया गया। न्यूलैंड्स द्वारा किए गए तत्वों के वर्गीकरण की पद्धति में अनेक त्रुटियां सामने आई, जिस कारण से यह नियम अधिक प्रचलित नहीं हो सका और आगे चलकर इसे भी खत्म हो गया। यानी कि जो डोबनेर थे, जो यहाँ पर हम बात करें डूमा थे, और जो यहाँ पर न्यूलैंड्स थे जिन्होंने अष्टक नियम दिया था, तो ये सब चीजें यहाँ पर उनकी उतनी अच्छी नहीं रही। यानी कि उनके जो गुण थे वो गलत थे, जो उन्होंने बताए थे दो आपके एलिमेंट्स में फॉलो कर रहे थे, आगे वाले में नहीं फॉलो कर रहे थे। तो इन सब चीजों के कारण उनको जो है मान्यता अच्छी खासी नहीं मिल पाई। तो देखिए अष्टक नियम के दोष क्या थे, यह अधिक परमाणु भार वाले तत्वों पर लागू नहीं हो रहे थे, यानी कि जिनके परमाणु भार अधिक हैं उस पर लागू नहीं हो रहा था। अक्रिय गैस की खोज हो जाने पर नवम तत्व प्रथम तत्व के समान गुण वाला जो होता, ना कि मतलब जो आठवें तत्व के। तो ये सब चीजें जो यहाँ पे हो रहा था, यानी कि अक्रिय गैसों की जैसे ही खोज हुई तो जो नवम यानी कि 9th जो तत्व था वो फर्स्ट नंबर के तत्व के समान गुण वाला होता और ना कि 8वें तत्व के। तो इस तरीके से जो है चीजें यहाँ पर बात की गई है, तो ये सब चीजें फॉलो नहीं हुई, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे पूछ सकते हैं कि भैया अष्टक नियम किसका था, ये बस पूछा जा सकता है आपसे। अब जो आता है जिससे क्वेश्चन बन रहे हैं आने वाले अभी जो एग्जाम चल रहे हैं उसमें, तो देखिए क्या है,
मेंडलीफ तत्वों का जो है मेंडलीफ ने वर्गीकरण किया था, तो कैसे किया था देखते हैं। 19वीं शताब्दी के मध्य में महान रशियन वैज्ञानिक, कहाँ के थे भैया, रशियन थे, तो रशियन वैज्ञानिक ने जिनका नाम था डी.आई. मेंडलीफ ने तत्वों तथा उसके यौगिकों को तुलनात्मक अध्ययन से एक जो है यहाँ पर नियम प्रस्तुत किया, जिसे मेंडलीफ का आवर्त नियम कहते हैं। और इस नियम के अनुसार क्या क्या है कि तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्त फलन होते हैं, यानी उनके परमाणु जो भार होते हैं, जो एटॉमिक वेट होता है, उसके हिसाब से चीजें उनके गुण बताते हैं। दूसरे शब्दों में बोला जा रहा है कि यदि तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भारों के क्रम में सजाया जाए तो उनकी निश्चित संख्या के बाद लगभग समान गुण वाले तत्व पाए जाएंगे, जैसे कि 1 2 3 4 5। इस तरीके से अगर आप जमाते हो परमाणु भार के हिसाब से तो कुछ सीमित समय के बाद वो जो है एक से गुण आपको दिखाएंगे। अब मेंडलीफ ने उस समय तक ज्ञात तत्वों को अपने आवर्त नियम में एक सारणी के रूप में श्रृंखलाबद्ध किया, जिसे हम आवर्त सारणी यानी कि पीरियोडिक टेबल कहते हैं। और मेंडलीफ की आवर्त सारणी में उदग्र यानी कि वर्टिकल, जो देखिए इस टाइप की आपने आंसर में, तो ये वर्टिकल जो है, तो वर्टिकल तथा क्षैतिज इस तरीके के जो है कॉलम्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। और जो वर्टिकल वाले हैं उनको हम वर्ग यानी कि ग्रुप्स कहते हैं, और जो क्षैतिज वाले हैं उनको हम आवर्त कहते हैं, यानी कि इनको हम आवर्त कह रहे हैं और इसको ग्रुप्स कह रहे हैं। अब मेंडलीफ द्वारा निर्मित आवर्त सारणी में 9 वर्ग तथा 7 आवर्त थे। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, सीधे सीधे क्वेश्चन पूछेगा कि भैया मेंडलीफ की आवर्त सारणी में कितने आपके वर्ग थे, यानी कि कितने ग्रुप्स थे, कितने पीरियोडिक थे, तो पीरियोडिक 7 थे। तो ये आपको याद रखना है कि 9 और 7 के उसमें थे। अब मेंडलीफ के समय तक ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी थी भैया, 63 बस थी, और उस समय अक्रिय गैसों का आविष्कार नहीं हो पाया था। तो मेंडलीफ ने बहुत सारे अज्ञात तत्वों के लिए अपनी आवर्त सारणी में रिक्त स्थान छोड़ दिया था, यानी कि उसने जगह इसलिए छोड़ा कि आने वाले समय में अगर आप खोजते हो तो उसको हम यहाँ पर रखेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भैया मेंडलीफ की आवर्त सारणी का अभी तक का कि भैया कितने उसमें आपके ग्रुप थे और कितने पीरियोडिक थे, तो 9 ग्रुप थे और 7 जो है पीरियड से, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आवर्त यहाँ पे हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है यानी कि अगला जो हमारे पास पॉइंट है वो है कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी के गुण। अब गुण क्या है, दोष ज्यादा है इनके, गुण देखते हैं। तो इनके गुण है कि तत्वों के अध्ययन में सुविधा थी, बहुत अच्छी बात है। नए तत्वों की भविष्यवाणी भी थी। अनुसंधान जो था कार्य में सहायता मिल रहा था। सहायतात्मक परमाणु भारों का संशोधनक हो रहा था, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तत्वों के यौगिकों की प्रकृति की जानकारी मिल रही थी कि किस प्रकार के वो हैं, और तत्वों की संयोजकता संबंधी भी निर्णय हम इससे ले सकते थे। तो ये उनके 6 कुछ हमको गुण पता चले, लेकिन दोष ज्यादा थे। अब दोष देखिए, आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का स्थान जो है विवादपूर्ण था, और आवर्त सारणी में समस्थानिकों यानी कि आइसोटोप के लिए कोई स्थान ही नहीं लिया गया। कुछ समान गुण वाले तत्व जैसे कि कॉपर हो गया, यहाँ पर Hg हो गया, आपका Ag हो गया यहाँ पर, है ना, ये सब जितने भी हैं को सारणी के अंदर भिन्न भिन्न वर्गों में रखा गया कि भैया समान गुण कर रहे हैं, लेकिन Cu को आपने यहाँ रखा, Ag को आपने कहीं और रख दिया, इस तरीके से। तो ये भी एक बहुत बड़ा इनका वो था दोष। अब आवर्त सारणी में तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु भारों के क्रम में रखा गया, किंतु कुछ स्थितियों में इस नियम का पालन नहीं हो पाया। अधिक परमाणु भार वाले तत्वों को कम परमाणु भार वाले तत्वों के पहले रखा गया, जैसे कि आयोडीन का होता है 126.92 और टेल्यूरियम का होता है 127.61 के बाद रखा गया, यानी कि पहले 127 को रख दिया, फिर आपने आयोडीन को रख दिया। तो ये तो गलत हो गया ना नियम के हिसाब से। अब 5वां पॉइंट देखते हैं। 8वें वर्ग में 3-3 तत्वों को एक साथ रखा गया है, इससे आवर्त सारणी में अनियमितता उत्पन्न हो जाती है। यानी कि भैया आप 3-3 तत्वों को एक साथ कैसे रख सकते हो। दुर्लभ मृदा तत्वों को एक ही साथ जो है आपका 3A वर्ग में रखा गया। और मेंडलीफ की आवर्त सारणी में धातु एवं अधातु तत्वों के बीच कोई स्पष्ट विभाजन नहीं मिला कि भैया धातु तत्व कौन से हैं, अधातु तत्व कौन से, कोई यहाँ पर स्पष्ट उन्होंने बताया ही नहीं, कोई विभाजन ही नहीं किया। पहला मान लो यहाँ पर आयोडीन है, दूसरा कुछ और आ गया, Cu है, उसके बाद ब्रोमीन आ गया, मतलब इस तरीके से उन्होंने कोई डिवीजन नहीं किया कि भैया धातु धातु हैं, अधातु अधातु हैं, सेमीकंडक्टर, मतलब ये सब चीजें उन्होंने नहीं सोची थी उस समय। चलिए ठीक है, पहली बार इन्होंने खोज किया था तो गलती थी, होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे अगर हम अगले पॉइंट की यहाँ पे बात करें तो अब इसी आवर्त सारणी को उन्होंने थोड़ा सा अध्ययन किया मोसले जी ने और आधुनिक आवर्त सारणी बना दी। तो इसमें क्या हुआ भैया, आधुनिक आवर्त सारणी बनाई, तो इसमें देखते हैं क्या है कि ब्रिटिश वैज्ञानिक मोसले जी, ठीक है, अब इन्होंने परमाणु संरचना का अध्ययन किया, ठीक है। 1913 में तत्वों के लिए एक नए विशिष्ट गुण की खोज की जिसको हम परमाणु संख्या बोलते हैं। तो सीधे सीधे क्वेश्चन आ सकता है परमाणु संख्या की खोज किसने की, तो मोसले जी ने परमाणु संख्या की खोज की थी। और उन्होंने
जो है बताया कि किसी तत्व की परमाणु संख्या उस तत्व के एक परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों या इलेक्ट्रॉनों की संख्या के समान होती है, और किसी तत्व के परमाणु संख्या का मान जो है स्थिर होता है, किन्हीं दो तत्वों की परमाणु संख्या एक नहीं हो सकती। बिल्कुल सही चीजें इन्होंने बताई है। अतः परमाणु संख्या की किसी तत्व का मौलिक गुण होगा, यानी कि बनी सी बात है, अगर दो तत्व हैं उसकी परमाणु संख्या कभी जो है यहां पर सेम नहीं हो सकती। जैसे हाइड्रोजन है उसका एक है, ठीक है, तो यहां पर जो है दूसरा कोई भी ऐसा एलिमेंट आपको नहीं देखने को मिलेगा जिसका परमाणु संख्या एक होगा, एक्सेप्ट इसके जो है आइसोटोप्स जो इनके समस्थानिक है। जैसे इसका समस्थानिक ये होता है ना, H13 होता है। तो ये सब देखिए है तो H ही, तो इसलिए इनकी परमाणु संख्या क्या है, सभी के सेम है। तो यही चीज उन्होंने बताई। तो मेंडलीव के पश्चात परमाणु संख्या के को आधार मानकर इन्होंने प्रयास किया वर्गीकरण करने का, और आधुनिक आवर्त सारणी को दिया जो हम आज यूज करते हैं। तो तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनकी परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं, और आधुनिक आवर्त नियम के प्रतिपादन से मेंडलीव की आवर्त सारणी के अधिकांश दोष दूर हो जाते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तत्वों के आधुनिक वर्गीकरण का मूल आधार है। क्या? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब आधुनिक आवर्त सारणी में देखिए 7 क्षैतिज हैं, ठीक है, यानी कि आवर्त आपको 7 मिलेंगे और 16 आपको ग्रुप्स मिलने वाले हैं। तो बढ़ गए, उसमें कितना था, उसमें था 9 और 7 में था, यहाँ पे 16 और 7 में हो गया। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। तथा इसमें आवर्त का प्रथम सदस्य क्षार धातु तथा अंतिम सदस्य कोई निष्क्रिय गैस होता है। पहले आवर्त का प्रथम सदस्य सिर्फ हाइड्रोजन ही यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। अब देखिए परमाणु संख्या 58 से लेकर 71 तक तथा 90 से लेकर 103 तक वाले तत्वों को आवर्त सारणी के नीचे अलग अलग कतारों में यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, रखा गया है। देखिए आवर्त की बात करें, तत्वों की संख्या, पहले आवर्त में आपको 2 तत्व मिलेंगे, दूसरे आवर्त में 8 तत्व मिलेंगे, तीसरे आवर्त में जो है फिर 8 मिलेंगे तत्वों की संख्या, और चौथे आवर्त में 18 मिलेंगे, पांचवें में फिर 18 मिलेंगे, छठवें में 32 मिलेंगे, और सातवें में शेष तत्व आपको देखने को मिलेंगे। तो ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि भैया पांचवें आवर्त में मैक्सिमम तत्वों की संख्या कितनी होगी, तो वो 18 होगी। तो ये चीजों को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना, इस टाइप के ट्रिकी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं रेलवे वगैरह में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अगर हम बात करें, अगला जो हमारे पास है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी और आधुनिक आवर्त सारणी में यहाँ पर डिफरेंस क्या है। तो देखिए मेंडलीव की आवर्त सारणी जो है तत्वों को उनके परमाणु भार के उसमें सजाया था, यहाँ पे परमाणु संख्या में बताया गया था, और इसमें उपवर्ग ए बी एक ही वर्ग के अंतर्गत होते हैं, और इसमें उपवर्गों की ए और बी अलग अलग वर्गों के रूप में रखा गया। इसमें 9 वर्ग थे, इसमें 16 वर्ग थे, मोस्ट IMP। अतः इस आवर्त सारणी में जो धातु और अधातु तत्वों के बीच कोई विभाजन नहीं था, और इसमें जो है आवर्त सारणी में धातु तत्वों के लिए अलग स्थान है और इनके बीच स्पष्ट विभाजन की रेखाएं खींची गई हैं। इस आवर्त सारणी में सामान्य तत्व एवं संक्रमण तत्व अलग अलग नहीं प्रदर्शित होते हैं, और इसमें जो है सामान्य तत्व और संक्रमण तत्व अलग अलग बताए गए हैं। आवर्त सारणी तैयार करते समय मेंडलीव को तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की जानकारी नहीं थी, अतः आवर्त सारणी में तत्वों की सजावट का आधार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं है, और इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहाँ पर के आधार पर तत्वों की सजावट या जो भी इसको क्रमबद्ध बोल सकते हो वो किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है अब आवर्त सारणी की कुछ यहाँ पर विशेषताओं की बात की जा रही है। ठीक है, आवर्त सारणी की विशेषता यानी कि आवर्त की विशेषता। तो आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं, देखिए इनसे क्वेश्चन यहाँ पर आपके बनते हैं, क्योंकि ये जो है थोड़े से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर हो जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि बाएं से दाएं, यानी कि ये आवर्त है मान लो, तो लेफ्ट से राइट आप जा रहे हो तो उसमें क्या होगा, तत्व की धातुई गुण कम होती जाती है। क्या होती है उनकी भैया, मेटेलिक प्रॉपर्टी जो होती है, धात्विक गुण, वो कम होती है तथा अधात्विक गुण में वृद्धि होती है। यानी कि ऐसे अगर आप जाते हो तो धात्विक गुण तो आपका कम हो रहा है, लेकिन जो अधात्विक गुण होता है वो आपका इंक्रीज हो रहा है। तो ये क्वेश्चन सीधे सीधे पूछ लेगा कि बाएं से दाएं जाने पर क्या होगा, या फिर दाएं मतलब बाएं से दाएं जाने पर धात्विक गुण बढ़ेगा या घटेगा, या फिर पूछ लेंगे बाएं से दाएं जाने पर अधात्विक गुण पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इस तरीके से क्वेश्चन यहाँ पर सीधे सीधे पूछते हैं। अगला जो है कि आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्व की रासायनिक क्रियाशील घटती है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि बाएं से अगर आप दाएं जाते हो, है ना, लेफ्ट से राइट जाते हो, तो रासायनिक अगर हम क्रियाओं की बात करें तो वो घटेंगी और बाद में बढ़ने लगेंगी, यानी कुछ समय तक घटेंगी और फिर उसके बाद इंक्रीज होंगी। यानी कि अगर इसके ग्राफ की बात करें तो देखिए पहले तो घटती जाएंगी और फिर धीरे 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 बढ़ती जाएंगी। ठीक है, तो ये चीजें जो है यहाँ पर आपको थोड़ा सा याद रखना है, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
और विशेषताएं हम देखते हैं, और क्या विशेषताएं हमारे पास, इन सभी को याद रखना है। किसी आवर्त में तत्वों की संयोजकता 1 से बढ़कर 4 हो जाती है। ठीक है, किसी आवर्त में अगर हम बात करें तो तत्वों की जो है संयोजकता 1 से बढ़कर कितनी हो जाती है, 1 से बढ़कर यहां पर 4 हो जाती है। तो यहां पर कितनी हो जाएगी, 1 से बढ़कर 4 हो जाएगी, तथा इसके बाद घटते घटते शून्य हो जाएगी। ठीक है, यानी कि जो संयोजकता होगी पहले 1 से 4 होगी, फिर शून्य होगी। और किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 से बढ़कर 8 हो जाती है। तो ये क्वेश्चन तो है जो पूछा जा चुका है आपके रेलवे के एग्जाम में, आरआरबी में ये क्वेश्चन पूछ चुके हैं। आवर्त सारणी में किसी आवर्त में इलेक्ट्रॉन प्रीति का मान जो है बाएं से दाएं जाने पर प्रायः बढ़ता है। आवर्त सारणी में किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर विद्युत ऋणात्मकता का मान जो है क्रमशः बढ़ता है। क्या होता है, विद्युत ऋणात्मकता का मान क्रमशः बढ़ता है। आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर जो है आयनन विभव का मान भी बढ़ता है, और बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का आकार या परमाणु की त्रिज्या घटती है। मोस्ट आईएमपी पॉइंट कि भैया लेफ्ट से राइट जाने पर कोई भी आपका परमाणु है, कोई भी, ठीक है, एटॉमिक है, कोई भी एटम है, तो उसका जो रेडियस है वो रेडियस में क्या होगा, तो भैया रेडियस घटता है तो आकार भी घटेगा, आकार भी घटेगा। ठीक है, तो इसको जो है याद रखना। अब फिर अगर आप बाएं से दाएं और जाते हो तो उसमें ऑक्साइड जो होंगे, तत्वों के ऑक्साइडों के भास्मिक यानी कि बेसिक नेचर भी क्रमशः घटते हैं बाएं से दाएं जाने पर। जो है यहाँ पर क्षारीय प्रकृति उनकी जो है कम होती जाती है। तो ये कुछ 9 यहाँ पर गुण थे जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं और आने वाले समय में बनने की संभावनाएं भी है, तो इनको जरूर आप कर लो। अब बात करते हैं आगे, अब वर्ग की विशेषताएं। ठीक है, तो आवर्त सारणी के किसी वर्ग में, यानी कि वर्ग की बात की जा रही है, यानी कि ग्रुप्स की बात की जा रही है, जो कि मेंडलीफ में 9 थी और मोसले में 16 हो गई थी। तो ऊपर से नीचे जाने पर धात्विक गुण में वृद्धि होती है। क्या होती है, धात्विक गुण में वृद्धि होती है ऊपर से नीचे जाने पर, बिल्कुल सही है। धातु के वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर, ठीक है, ऊपर से नीचे जाने पर धातुओं की क्रियाशीलता भी बढ़ती है, तथा जबकि यानी कि अधातुओं के वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर अधातुओं की रासायनिक क्रियाशीलता घटती है। यानी कि धातु की है, अगर ऊपर से आप नीचे जा रहे हो तो उनकी जो है क्रियाशीलता बढ़ेगी, और जो अधातु होंगे उनकी रासायनिक क्रियाशीलता घटेगी। किसी एक वर्ग के तत्वों की संयोजकता समान होगी, कोई भी एक वर्ग है उसकी संयोजकता हमेशा समान रहेगी। किसी एक वर्ग के सभी तत्वों के संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी समान होगी, तो संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसी होगी, समान होगी। आवर्त सारणी के किसी वर्ग में इलेक्ट्रॉन प्रीति का मान ऊपर से नीचे आने पर घटता है, और वर्ग में अगर ऊपर से नीचे आप आते हो तो विद्युत ऋणात्मकता का मान प्रायः घटता है। क्या होता है, घटता है। और अभी हमने बाएं से दाएं में भी पढ़ा था। आवर्त सारणी के किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आयनन विभव का मान भी घटता है, वहां भी घट रहा था। आवर्त सारणी के किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु का आकार और परमाणु की त्रिज्या का मान बढ़ता है, और जबकि हम बाएं से दाएं जा रहे थे तो उसमें क्या हो रहा था, घट रहा था, त्रिज्या रिड्यूस हो रही थी, और इसमें घट मतलब इसमें बढ़ रही है, यानी कि परमाणु का आकार भी बढ़ेगा। त्रिज्या बढ़ेगी तो आकार बढ़ेगा, और त्रिज्या घटेगा तो आकार घट जाएगी। चलिए बात करते हैं आगे। अब कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न यहां से जो बनते हैं कि कुल ज्ञात तत्व कितने हैं, तो भैया 118, 20 से ज्यादा भी यहाँ पे बढ़ चुके होंगे। तो आपको बताना है कि अभी करंट में 2018 में कितने तत्व यहाँ पर आपको मिल रहे हैं। प्रकृति में जो पाए जाते हैं 98, कृत्रिम तरीके से हमने 20 निकाले हैं, और धातु तत्वों की संख्या की अगर हम बात करें तो 91 है, और धातु तत्वों की बात करें तो 27। अब यहां से तो क्वेश्चन कम उठते हैं, यहां से मोस्ट आईएमपी है कि पृथ्वी पर पाए जाने सबसे बड़ा ज्यादा तत्व जो है ऑक्सीजन आपको मिलेगा। पृथ्वी की पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु है तो वो है एल्यूमिनियम। सबसे हल्का तत्व आपको हाइड्रोजन मिलेगा, सबसे भारी तत्व ऑस्मियम मिलेगा, सबसे हल्का धातु मिलेगा आपको लिथियम, ठीक है, और द्रव धातु मिलेगा आपको पारा, द्रव अधातु मिलेगा ब्रोमीन। विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक चांदी है, और विद्युत का सुचालक अधातु एक ग्रेफाइट है, और सबसे ज्यादा आघात वर्धनीय होता है सोना। तो इनमें से क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, इनको बिल्कुल रट लो। कुछ और पॉइंट है यहाँ पर कि भैया सबसे क्रियाशील अधातु कौन सी है, तो भैया फ्लोरीन है। सबसे क्रियाशील धातु कौन सी है, तो भैया सीजियम है। सार्वजनिक जो है सार्वत्रिक आयनन विभव वाला तत्व यहाँ पर हीलियम मिलेगा, और आयनन विभव न्यूनतम आयनन विभव वाला सीजियम मिलेगा। इलेक्ट्रॉन प्राप्ति वाला सबसे ज्यादा तत्व क्लोरीन मिलेगा, विद्युत ऋणात्मक फ्लोरीन होगा, ऑक्सीकारक भी यहाँ पर फ्लोरीन होगा। तो इस ये फ्लोरीन और क्लोरीन से तो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एग्जाम में, और ये आपसे पूछा जाएगा। एक परमाणविक तत्व क्या होगा यहाँ पर, अक्रिय गैसें होंगी, ठीक है। एक पॉइंट छूट गया कि सर्वाधिक गैसीय तत्व वाला वर्ग कौन सा है, तो भैया शून्य वर्ग में पूरे गैस ही है।
और एक परमाणु तत्व की बात करें तो अक्रिय गैस होगा। मानव शरीर में भी पाए जाने वाला ऑक्सीजन ही है सबसे ज्यादा। मिट्टी के तेल में रखा जाने वाला तत्व सोडियम, ये क्वेश्चन भी आरआरबी में पूछा गया था रेलवे में शुरू के शिफ्टों में कि मिट्टी के तेल में किसको रखा जाता है, तो सोडियम को रखा जाता है। और हड्डियों दांतों की जो प्रमुख उसमें जो तत्व होता है वो कौन सा होता है यहाँ पर, वो होता है कैल्शियम, यहाँ पर देखने को आपको मिलेगा। तो यहाँ पर जो है ये समाप्त होते हैं। आई होप कि वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए ज्यादा से ज्यादा। और केमिस्ट्री को जो है हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं जो कि आपके ग्रुप डी के एग्जामों में भी काम आने वाली है। तो इन सभी को देखिए आप वीडियोस को, ग्रुप डी में जो है क्वेश्चन बनने वाले हैं इसी से, तो आपको अच्छा लगेगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।